हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम स्टैंडर्ड 6 का 2.4 चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनाक क्राकाटोआ। सो चलिए शुरू करते हैं। क्राकाटोआ इज एन आइसलैंड इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमत्रा इन इंडोनेशिया। सो ये क्राकाटोआ कहाँ पे है? क्राकाटोआ बेसिकली है क्या? क्राकाटोआ एक आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड क्या होता है? जो समुद्र के बीच में आप देखे होंगे, बहुत सारे कार्टून में आपने देखा होगा। ये आइसलैंड है कहाँ? ये है इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमत्रा इन इंडोनेशिया। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में है, बिटवीन जावा एंड सुमत्रा। क्राकाटोआ एक आइसलैंड है। इसके अलावा इसको और किससे जाना जाता है? वोल्केनो विच इरप्ट रेगुलरली। इस आइसलैंड पे यूजली क्या होते रहते हैं? यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होते हैं। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट वोल्केनो विच इरप्ट रेगुलरली। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बताया गया है? व्हाट इज़ वोल्केनो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो क्या होता है यहाँ पे आपको दिया गया है। वोल्केनो इज़ अ क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो क्या होता है? जब भी अर्थ के क्रस्ट में क्रैक आ जाता है या वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वोल्केनो। ऑलराइट। देयर इज हॉट मोल्टेन रॉक नियर द अर्थ्स सेंटर। ये क्या होते हैं? वो जो क्रैक होता है और खुला हुआ रहता है, उसमें क्या होता है? हॉट मोल्टेन रॉक होता है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, ठीक है। वो पिघला हुआ, उसमें से गरम गरम रॉक निकलते हैं नियर द अर्थ सेंटर। जो अर्थ का सेंटर होता है उसमें से हॉट मोल्टेन रॉक रहते हैं उसके नियर में। समटाइम्स इट रेजेस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग एंड फ्लो आउट। ये यहाँ पे क्या दिया गया है कि कुछ समय, सम टाइम, मोल्टेन हॉट रॉक होते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। जो ऊपर चले जाते हैं कैसे? जो अर्थ सेंटर में क्रैक होता है और जो खुला होता है उसके थ्रू वो ऊपर चले जाते हैं। व्हेन दिस हैपेंस वी से दैट द वोल्केनो हैज इरप्टेड। जब भी ये सब होता है, जब भी वो हॉट मोल्टेन रॉक जब भी बाहर आता है, ठीक है, वो गरम गरम जो पिघला हुआ पत्थर रहते हैं वो जब भी बाहर आते हैं अर्थ के सेंटर से, जो क्रैक और ओपन खुला हुआ रहता है उससे जब भी बाहर आता है, तो उसको क्या बोला जाता है? वोल्केनो, ठीक है। और वोल्केनिक इरप्शन हैपेंस ऑन अ ट्रिमेंडस स्केल। ये क्या बताया गया है कि ये किसी थोड़े सी जगह में नहीं होते हैं, ये काफ़ी दूर तक ये क्या होता है? ये इरप्ट होता है। वोल्केनो जो होता है ये थोड़े से जगह में नहीं होता है, ये काफ़ी जगह पे, ट्रिमेंडस स्केल मतलब काफ़ी जगह में ये इरप्ट होता है। अब ये कैसा होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये कैसा होता है? थिक होता है, मतलब ये जाड़ा होता है। डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक रेज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई। ये क्या होते हैं? थिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ये थिक होते हैं। डार्क क्लाउड ऑफ स्मोक रेज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई। डार्क क्लाउड, काले काले इसमें से धुएं निकलते हैं, काले काले बादल जैसे इसमें से धुएं निकलते हैं, और वो जो क्रैक रहता है, जो जो क्रैक रहता है उसमें से निकलता है और पूरे स्काई में वो फैल जाता है, ठीक है। बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बड़े बड़े और चमकीले और जले हुए जो पत्थर होते हैं एंड रेड हॉट लावा, वो कहाँ से आते हैं? जमीन के अंदर से आते हैं। और वो क्या करता है? वो इतनी स्पीड से आता है कि अंदर से कोई तो ये सब फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? जो पत्थर चमकीले, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ जले हुए पत्थर रहते हैं, और रेड हॉट लावा, ये सब अंदर से क्या होता है? थ्रोन आउट, मतलब अंदर से वो निकलता है जमीन से, ठीक है। Very hot mud and ash are also thrown out. A great volcanic eruption can change the landform in an area. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट। मड मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। ऐश मतलब राख, ठीक है। तो वेरी हॉट मड, बस पत्थर ही नहीं, जो कीचड़ होते हैं, गरम गरम कीचड़, और उसके साथ साथ राख, ये सब भी बाहर आते हैं, ठीक है। अ ग्रेट वोल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म इन एन एरिया। अभी जब ये गरम गरम ये सब चीज़ आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, कीचड़ आ रहे हैं और राख आ रहे हैं, तो ये सब जब भी बाहर आते हैं तो जो बाहर का लैंडफॉर्म रहता है वो भी चेंज हो जाता है बाद में, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है that volcanics are popularly classified into 3 category. So जो volcanoes होते हैं वो 3 कैटेगरी से जाना जाता है। 1 एक्टिव volcanoes, 2 dormant volcanoes, 3 एक्सटिंक्ट volcanoes। तो अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये तीनों होते क्या है। पहला कौन सा है? एक्टिव volcanoes। एक्टिव volcanoes क्या होते हैं? एक्टिव volcanoes erupt regularly। जो एक्टिव volcanoes होते हैं, एक्टिव वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। ये टाइप का जो volcano होता है ये रेगुलरली होता है, ये होते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है डॉर्मेंट वेल्केनो। दूसरा है डॉर्मेंट वेल्केनो। डॉर्मेंट वेल्केनो क्या होता है? डॉर्मेंट मीन्स टेम्पोररीली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप। सो सो जो डॉर्मेंट वोल्केनोज होते हैं वो क्या हो?
वो टेम्पररी वोल्केनोज होते हैं, और इसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ये इनएक्टिव वोल्केनोज हैं। और क्या है ये, और ये डीप स्लीप मतलब ये सोए हुए रहते हैं, ये बार बार नहीं होते हैं। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि पहले वाला हमने पढ़ा था एक्टिव वोल्केनोज, उसका अपोजिट है डॉर्मेंट वोल्केनोज विच इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव वोल्केनोज, ठीक है। और इसको डीप स्लीप भी बोला जाता है, इन अ डीप स्लीप मतलब अभी वो सोया हुआ है, वो रेगुलरली बेसिस पे वो एक्टिव नहीं होता है, रेगुलरली बेसिस पे वो इरप्ट नहीं होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज डॉर्मेंट वोल्केनोज। We find information about the eruptions of these volcanoes in history, but now they are quit. यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिला है, इस टाइप का जो इरप्शन हुआ है वोल्केनो का, ये हमें हिस्ट्री में मिला हुआ है इसका इन्फॉर्मेशन, बट अभी के लिए ये नहीं है ये, ठीक है, अभी के लिए ये नहीं है। फिर आगे क्या है, फिर थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है एक्टिव वोल्केनोज, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोज, तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। जियोग्राफर्स कैन गेस, जियोग्राफर कौन होते हैं, जो ऐसे चीज़ों का खोज करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको कहा जाता है जियोग्राफर्स। सो जियोग्राफर्स कैन गेस बाय लुकिंग एट द रॉक फॉर्मेशन दैट दे यूज टू इरप्ट लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो जो रॉक निकले हुए थे, तो उनको देखने के बाद जो जियोग्राफर है उन्हें पता चला कि ये जो पत्थर है ये वोल्केनो से हुआ है, और ये इरप्ट कभी का हुआ है, ये बहुत बहुत साल पहले का ये इरप्ट हुआ है, बट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इट इज इन हिस्ट्री, बट उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री में। एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन। तो ये जो इस टाइप का वोल्केनोज होते हैं जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड है ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री में, तो वो सब टाइप के वोल्केनोस को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। और ये भी माना गया है कि इस टाइप का जो वोल्केनोस होता है वो दोबारा नहीं इरप्ट होगा, ठीक है। आगे, तो अभी हमने बात किया था स्टार्टिंग में, जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्राकाटोआ का। क्राकाटोआ क्या है, एक आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड कैसे बना, पहले ये भी यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, वोल्केनोस हुआ होगा, तो उससे वो क्या हुआ, लैंडफॉर्म हुआ, ठीक है, लैंडफॉर्म चेंज हुआ, लैंडफॉर्म हुआ, लैंडफॉर्म हुआ, और जो पत्थर, जो मड, जो कीचड़ आए थे, जो राख आए थे, उससे क्या हुआ, वहां पे आइसलैंड बन गया, और उस आइसलैंड का नाम क्या है, क्राकाटोआ, ठीक है। और पहले वही क्या था, एक एक्टिव वोल्केनोस था, ठीक है। क्राकाटोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो। जो क्राकाटोआ आइसलैंड है जो बना है, वो पहले, जो क्राकाटोआ आइसलैंड बना हुआ है, मतलब जो गरम गरम पत्थर आए थे, गरम गरम मोल्टेन पिघले हुए जो पत्थर थे, हॉट मर्ड थे, तो वो जब भी बाहर आए, आते गए, और जब कुछ टाइम बाद जब वो ठंडा हो गया सब, तो वही क्या हुआ, वही आइसलैंड बन गया, तो उसका ही नाम क्राकाटोआ है, ठीक है। नाउ इट हैज इरप्टेड मेनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर। ये क्या हुआ, ये बहुत बार, ये जो क्राकाटोआ वोल्केनो है, ये बहुत बार इरप्ट हुआ है। क्यों हुआ था, बिकॉज कोई तो डिजास्टर की वजह से ये बहुत बार एक्टिव हुआ है, बहुत बार इरप्ट हुआ है ये क्राकाटोआ वोल्केनो। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शंस टुक प्लेस इन अगस्त 1883। तो इसका जो वर्स्ट इरप्शन था, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा वर्स्ट इरप्शन था, वो कभी हुआ था, वो हुआ था अगस्त 1883 में। द वोल्केनो इरप्टेड विथ सच अ लाउड बूम दैट इट वाज heard more than 3,500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। सो जब ये इरप्ट हुआ था, ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो इतना तेज, जब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो इसका आवाज़ था इतना तेज था, इतना हाई था कि जो लोग थे मोर देन, मतलब जहाँ पे ये हुआ था, जहाँ पे ये इरप्ट हुआ था, वहाँ से 3,500 दूर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, वो सुन सकते थे, वहाँ पे कोई है तो, ठीक है। मतलब इसका 3,500 दूर तक इसका आवाज़ गया था, इतना तेज ये जब ये इरप्ट हुआ था, जो आवाज़ आया था, ठीक ठीक है, इरप्ट होते समय जो आवाज़ आया था वो 3,500 किलोमीटर दूर तक गया था इन ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड। सो ये कहा जाता है, ये माना जाता है, बिलीव मतलब ये माना जाता है कि ये वन ऑफ द लाउडेस्ट साउंड है। अ, ये माना जाता है, बिलीव मतलब क्या होता है, माना जाता है कि ये लाउडेस्ट साउंड है, मतलब ये सबसे तेज साउंड है जब भी वोल्केनो इरप्ट हुआ था। द आइसलैंड विच वाज अ वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। ये क्या है, द आइसलैंड विच वाज वोल्केनिक माउंटेन। ये क्या है, आइसलैंड। आइसलैंड बेसिकली क्या होता है, जो पत्थर, जो गर्म पत्थर मर्द से सब अंदर से बाहर आते हैं, तो वही क्या बन जाता है, वही एक माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह बन जाता है, ठीक है, कोलैप्स ऑन इटसेल्फ। और इसके साथ साथ वो खुद ही कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब क्या होता है, वो खुद ही ढह जाता है, ठीक है, उसी में। द डस्ट दैट वाज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई। तो जब ये द डस्ट द डस्ट वाज
the dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 किलोमीटर in the sky. तो जो डस्ट अंदर से जो डस्ट आया था, तो वो जब ये इरप्ट हुआ था, तो जो डस्ट अंदर से आया था वो 80 किलोमीटर दूर तक गया था, आसमान में 80 किलोमीटर दूर तक गया था वो डस्ट जो निकला था जमीन से। ठीक है, आगे, it is sprayed in the sky around the world and later settled in different part of the world thousands of kilometers away. तो यहाँ पे क्या है कि जो डस्ट आया था वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 80 किलोमीटर दूर तक गया था स्काई में, आसमान में 80 किलोमीटर तक गया था ऊपर, और वो जो डस्ट था वो पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। बाद में वो धीरे धीरे जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो सेटल हो गए थे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे तक वो क्या हो गए थे, वो क्या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे सेटल हो गए थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। राइट, आगे क्या है, द इरप्शन कॉज्ड जायंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आइसलैंड। ये क्या होता है, जब भी इरप्शन होता है ना तो ये शांति से नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जायंट वेव्स आते हैं। अच्छा, जब भी सी में होता है, द इरप्शन कॉज्ड जायंट वेव्स और सुनामी इन द सी नियर द, जब भी इरप्शन होता है तो उसकी वजह से बड़े बड़े लहर उठते हैं, सुनामी आती है, कहाँ पे, समुद्र में। सी मतलब क्या होता है, समुद्र, तो समुद्र में बड़े बड़े लहर उठने लगते हैं, सुनामी आती है नियर द आइसलैंड, जो आइसलैंड के नियर बाय जो समुद्र है, राइट, ऑब्वियसली समुद्र के बीचों बीच आइसलैंड होता है, तो जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो समुद्र में बड़े बड़े लहरें आती हैं, सुनामी आती है। ठीक है, अबाउट 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इरप्शंस एंड द सुनामी। तो जब भी सुनामी आते हैं और जब भी सुनामी आते हैं और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो उसकी वजह से 165 विलेजेस, 165 गांव और टाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द इरप्शन एंड द सुनामी। जो वोल्केनो इरप्ट होते हैं उसकी वजह से और सुनामी की वजह से 165 विलेजेस एंड टाउन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइसलैंड ऑफ क्राकाटोआ। तो जो इरप्शन हुआ था आइसलैंड में, उसकी वजह से 2/3 ऑफ द आइसलैंड ऑफ क्राकाटोआ, जो क्राकाटोआ आइसलैंड था उसका 2/3 डिस्ट्रॉय हो गया था, कभी जब ये इरप्ट हुआ था। इट कोलैप्स्ड बीनेथ द सर्फेस ऑफ द सी, beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcanic crater or hole. The hole was more than 6 किलोमीटर wide. ये क्या है, जो आइसलैंड था जिसका नाम है क्राकाटोआ, तो जब इस सुनामी आया था, तो ये जो आइसलैंड है जिसका नाम है क्राकाटोआ, तो जब भी इरप्शन हुआ तो उसकी वजह से लाइक जो आइसलैंड है उसका नीचे वाला पार्ट क्या हो गया था, धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था, और उसमें बड़े बड़े गड्ढे होने लगे थे, अंडर वाटर वोल्केनिक क्रैटर और होल। उसमें क्या होने लगे थे, धीरे धीरे वहां पे गड्ढे होने लगे थे, होल होने लगा था। क्रैटर मतलब क्या होता है, गड्ढा होना, होल गड्ढा। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे गड्ढे होने लगे थे बड़े बड़े, और उसमें होल होने लगे थे। द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड, और जो एक गड्ढा था वो 6 किलोमीटर का एक एक गड्ढा उसमें होने लगा था। ठीक है, जब इरप्शन हुआ था तो। नाउ then, in 1927, a plum of smoke rose out of the water on the crater. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फिर बाद में in 1927 a plum of smoke rose out of the water on the crater. तो यहाँ पे क्या है, जो बड़े बड़े गड्ढे थे उसमें से धुएं उठने लगे। ठीक है, जो पानी में, जो आइसलैंड था, आइसलैंड कहाँ पे होता है, पानी पे होता है। ठीक है, तो जब ये इरप्शन हुआ था तो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, और उस बड़े बड़े गड्ढे में, ठीक है, उस बड़े बड़े गड्ढे में से क्या होने लगा था, स्मोक उठने लगा था। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन। एक तो इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, होल हो गए थे, और उसके बावजूद एक और इरप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है कि वो बड़े बड़े गड्ढों में से क्या हो रहे हैं, उसमें से स्मोक निकल रहे हैं, स्मोक ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, a few days later a new Iceland volcano broke water. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ दिनों बाद a new Iceland volcano broke water. न्यू वोल्केनो आया, और इसकी वजह से जो पानी था वहाँ का पानी में उथल पुथल मच गया, वो पानी वहां से ब्रोक हो गया। ठीक है, हाउ डिड इट हैपन, यहाँ पे दिया गया है कि ये कैसे हुआ। When the underwater volcano threw up ash and rock, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब ये अंडर वाटर मतलब, जब ये अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर से वोल्केनो होता है, जब ये उठता है, तो पानी में से क्या क्या आते हैं, पानी में से ऐश एंड रॉक आते हैं। ऐश मतलब मैंने अभी आपको बताया कि राख होता है, और रॉक, रॉक मतलब पत्थर होता है। इट वॉज क्विकली टेकन अवे बाय द सी वाटर। इट वॉज क्विकली टेकन अवे बाय द सी वाटर। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, वहां से, मतलब वो पानी के अंदर से आ रहे हैं, तो वो पानी से दूर चले जाते हैं, जो भी ऐश आते हैं, वाटर आते हैं, क्विकली टेकन अवे बाय द सी वाटर। ठीक है, बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रैटर फास्टर। फिर क्या बोल रहे हैं, देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट, ऐश आया, रॉक आया, बट बाद में लावा उठने लगता है अंदर से। दिस वोल्केनिक मटेरियल वाज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स एंड अ न्यू माउंटेन बिगन टू ग्रो।
देखो पहले जब भी ऐश और रॉक आता है मतलब जो पत्थर आते हैं, वो तो पानी के बहाव से वो बहते चले जाते हैं। मगर जब ये लावा उठने लगता है, तो लावा बहुत फ़ास्ट ऊपर आने लगता है। बड़े-बड़े जो क्रैटर होते हैं मतलब जो अंदर बड़े-बड़े होल होते हैं, उसमें से फ़ास्टर मतलब बहुत ही जल्दी-जल्दी उसमें से क्या आते हैं, बहुत ही स्पीड से उसमें से लावा उठने लगते हैं। वो सब पॉसिबल नहीं है कि वो वेव के साथ बहते जाएँ। तो वहीं पे वो इकट्ठा होने लगते हैं और उसकी वज़ह से वहाँ पे न्यू माउंटेन ग्रो होने लगते हैं। इट केप्ट ग्रोइंग एंड वाज़ सून सीन अबोव द वाटर और वो जमते वो क्या होने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो पानी के ऊपर दिखने लगते हैं पहाड़ जैसे। Thus, a new Iceland grew from the old Iceland of Krakatoa. It was named Anak Krakatoa or द चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ। ठीक है, तो क्राकाटोआ पहले से आइसलैंड था, मतलब पहले वहां पे वोल्केनो आया था, उसकी वजह से क्राकाटोआ आइसलैंड बना। ठीक है, फिर क्राकाटोआ में ही वोल्केनो आया, मतलब वो समुद्र के बीचों बीच में था, समुद्र के, और उसमें से फिर से वो क्या होने लगा, वोल्केनो आया और उसकी वजह से न्यू माउंटेन वहां पे बन गया, जिसका नाम क्या है, अनाक क्राकाटोआ। और उसको एक और नाम दिया गया है विच इज़ चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ। ठीक है, मतलब क्राकाटोआ आइसलैंड में से क्राकाटोआ आइसलैंड में से न्यू आइसलैंड बना हुआ है, तो इसलिए उसको चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ और अनाक क्राकाटोआ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है, अनाक क्राकाटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वोल्केनो। जो अनाक क्राकाटोआ है, जो अभी न्यू बिगन हुआ, जो अभी न्यू ग्रो हुआ है, बना हुआ है न्यू आइसलैंड, वो भी एक्टिव वोल्केनो है, मतलब वहां पे भी रेगुलरली बेसिस पे वहां पे वोल्केनो आता रहता है। इरप्शन इरप्शंस हैज इरप्शंस हैव बिगन अगेन सिंस 1994। तो वहां पे अनाक क्राकाटोआ में वहां पे इरप्शन हुआ था, कभी हुआ था, इन 1994 में वहां पे अगेन इरप्शन हुआ था। ठीक है, इट लाइज क्वाइट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन अगेन देयर आर इरप्शंस। तो जो नया आइसलैंड था, अनाक क्राकाटोआ, तो कुछ दिनों तक तो सही था वो, मतलब वो वहाँ पे आइसलैंड था, बट अगेन वहाँ पे वोल्केनो हुआ और वहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ और उसकी वजह से फिर से वहाँ पे लैंडफॉर्म में चेंजेस आने लगे। ठीक है, विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइसलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर। तो जो अंदर से लावा ये सब आ रहे हैं, तो बाहर आने के बाद वो जमते जमते वो जो माउंटेन था, जो आइसलैंड था वहाँ पे, वो और भी बड़ा हो गया। Since 1950, the Iceland has grown at an average rate of 5 इंच पर वीक। तो 1950 से जो आइसलैंड था वो बड़ा हो गया है, कितने, एवरेज रेट ऑफ 5 इंच पर वीक। 5 इंच पर वीक क्या हो गया, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नाउ a part of the old Iceland known as Rakata is still visible in the sea, a little away from the new arrival Anak Krakatoa. A part of the old Iceland known as Rakata is still visible in the sea. तो क्या है कि a part of the old Iceland, एक ओल्ड आइसलैंड का पार्ट है दैट इज नोन एज रकाटा, स्टिल विजिबल इन द सी। सो एक पुराना आइसलैंड है जो अभी भी विजिबल है, उसका नाम क्या है, रकाटा, अ लिटिल अवे फ्रॉम न्यू अराइवल अनाक क्राकाटोआ। सो जो अभी नया अनाक क्राकाटोआ आइसलैंड बना हुआ है वोल्केनो इरप्शन की वजह से, उसके कुछ ही दूर पे एक पुराना आइसलैंड था जो वोल्केनो की वजह से ही हुआ था, तो वो भी अभी अभी तक विजिबल है, जिसका नाम क्या है, रकाटा है। ठीक है, after Krakatoa's eruption in 1883, all the surroundings, islands and coast were covered with hot ash. No life remained. When a scientist visited it in 1884, he found just one spider there. तो क्राकाटोआज जब ये क्राकाटोआ का इरप्शन हुआ था इन 1883, तो सराउंडिंग एरिया में, सराउंडिंग लैंड पे जितने भी आइसलैंड थे, कोस्ट थे, वो सब गरम ऐश से कवर हो गए थे, मतलब गरम गरम राख से सभी कवर हो गए। गरम राख, ऐश मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐश मतलब होता है राख, तो गरम राख से वो क्या हो गया था, कवर हो गया था पूरा एरिया, एंड वहाँ पे कोई भी लाइफ बचा नहीं था। फिर इन 90 फिर इन 1884 में जब ये साइंटिस्ट वहाँ पे गए, ठीक है, तो जब ये विजिट किया वहाँ पे, तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे कोई भी लाइफ है ही नहीं, मतलब कोई भी जीव वहाँ पे है ही नहीं, एक्सेप्टिंग जस्ट वन स्पाइडर देयर। वहाँ पे बस एक स्पाइडर मिला था बस, और कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी लाइफ बचा ही नहीं था वहाँ पे। ठीक है, कोई भी लिव नहीं बचे थे, कोई भी जीव वहाँ पे नहीं बचे थे, एक्सेप्टिंग जस्ट वन स्पाइडर। ठीक है, बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। जो अभी हमने बात किया था रकाटा आइसलैंड का, ठीक है, तो रकाटा आइसलैंड की अगर बात करें, तो रकाटा आइसलैंड पे हमेशा के लिए जीव गायब नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए वहाँ के लिविंग वर्ल्ड खत्म नहीं हुए हैं। The wind and the sea brought seeds of plants to the island. Some seeds came with the birds who flew over the Iceland. तो रकाटा आइसलैंड पे
अभी हमने पढ़ा कि रकाटा आइसलैंड पे हमेशा के लिए लाइफ गायब नहीं हुए थे, मतलब वहाँ पे लाइफ थे। कैसे कि वाइन विंड के थ्रू, सी के थ्रू वहाँ पे सीड्स आती थी। किसके सीड्स? प्लांट के सीड्स थे वहाँ पे, ठीक है। आइसलैंड पे आता था, आइसलैंड पे आता था। और कुछ सीड्स बर्ड लेके आती थी, ठीक है, हु फ्लेव ओवर द आइसलैंड। जब भी आइसलैंड पे बर्ड फ्लू करती थी, उड़ती थी, फ्लू मतलब उड़ना। सो जब भी बर्ड आइसलैंड पे उड़ती थी, तो वो लोग जब भी आते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जब भी वो उड़ के आते थे, तो वो सीड्स भी लेके आते थे प्लांट्स के, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन, मतलब आफ्टर इरप्शन वहाँ पे अगेन, वहाँ पे प्लांट्स और बर्ड्स और एनिमल्स थे, वो अगेन वहाँ पे आने लगे, ठीक है। Now, small land animals like ants, termites, or even rats and lizards traveled to the island on plants floating in the sea. तो रकाटा आइसलैंड पे स्मॉल लैंड आइसलैंड बन चुका था वो। स्मॉल मतलब छोटा एक जानवरों का लैंड बन चुका था। जैसे कैसे कैसे जानवर थे वहाँ पे, जैसे एंट्स मतलब क्या होते हैं? चींटियां। टर्माइट्स मतलब दीमक, आपको पता होंगे, जो दीवार पे से चिपके हुए रहते हैं ऐसे लाइन जैसे, तो दीमक से दीमक। और इवन रेट्स एंड रैट्स, और इवन रैट्स। रैट्स मतलब आपको पता होगा, रैट्स मतलब होता है चूहा। लिजार्ड, छिपकली, ट्रैवल टू द आइसलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी। वन एज ऑफ द आइसलैंड वॉज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑन वन एज ऑफ द आइसलैंड वॉज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल। वन एज मतलब एक जो किनारा था आइसलैंड था, वो प्लांट्स एंड एनिमल से भरा हुआ था, ठीक है। वो धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे आते जा रहे थे, और वो जो आइसलैंड का एक किनारा था, वो प्लांट्स एंड एनिमल से वो भरते जा रहा था। इट वॉज It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. वो जो जगह था, वो जैसे कोई लेबोरेटरी हो, जहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि वहाँ पे लिविंग थिंग स्लोली स्लोली डेवलप हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे स्लोली स्लोली वहाँ पे लिविंग थिंग आते जा रहे हैं। टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनाक क्राकाटोआ विच डज नॉट गेट कवर विथ वल्केनिक एश, ठीक है। तो आज साइंटिस्ट वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनाक क्राकाटोआ विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ वल्केनिक एश। तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये अनाक क्राकाटोआ का, दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनाक क्राकाटोआ, ये अनाक क्राकाटोआ का भी पार्ट है, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया है विच डज नॉट गेट कवर विथ वल्केनिक एश, जो कि वो जो एरिया है वो वल्केनिक एश से कवर नहीं है, ठीक है। The western coast of Java was greatly affected by Krakatoa's eruption. So जो Krakatoa's eruption था, जब eruption हुआ था Krakatoa's का, तो उसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था उसका, वो eruption का, वेस्टर्न कोस्ट का, जो कि जावा का था, ठीक है। वेरी फ्यू एनिमल बींग्स वर लेफ्ट देयर, बहुत ही कम इंसान, ह्यूमन बींग्स वर लेफ्ट देयर, वहाँ पे बहुत ही कम इंसान वहाँ पे बचे हुए थे। बट द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रेव इन नंबर अगेन। देखो वहाँ पे ह्यूमन बींग तो बहुत ही कम बचे थे, बहुत ही कम। बट जो वाइल्ड एनिमल थे, प्लांट्स थे, वहाँ पे वो क्या हो रहे थे, वो वहाँ पे बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे धीरे धीरे अभी प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। In fact, the wildlife grew naturally since there were no human being to interfere with it. There was no one there to cut the trees or kill the animals, so the region became rich in wildlife. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि in fact the wildlife grew naturally since there were no human beings to interfere with it. वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, सब वहाँ पे नेचुरली बढ़ रहे हैं वहाँ पे। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है उनको उन लोग में इंटरफेयर करने के लिए, उनको काटने के लिए, और जो वाइल्ड लाइफ है, लाइक जो एनिमल्स है, उनको मारने के लिए वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, उन लोग में इंटरफेयर करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। इसलिए जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है वो नेचुरली बढ़ रहा है। तो यही यहाँ पे आगे दिया गया है, देयर वाज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स। वहाँ पे कोई इंसान नहीं है जो कि पेड़ों को काटे और एनिमल्स को मारे। सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ, इसीलिए वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे नेचुरली, ठीक है। तो सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझा, सारे मीनिंग समझे आपको, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग समझा आपने अच्छी तरीके से। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।